ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 241, पंथों के बारे में और अधिक सीखना। मैं तुम्हारी परम सीमा का पता लगाना चाहती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। और तुरंत ज़ेरास ने अपने सामने एक शानदार परिवर्तन को धीरे धीरे खिलते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया में हरे रंग का एक अवतार उतर आया हो। उसके सफ़ेद बाल धीरे धीरे हरे हो गए, उसकी आंखें पूरी तरह से हरे रंग से ढक गईं। उसके विशाल धनुष पर लगे रून भी चमकीले हरे रंग में चमकने लगे, क्योंकि उसके हाथों पर हरे रंग की नसें दिखाई देने लगीं। परिवर्तन जारी था और ज़ेरास वास्तव में जानना चाहता था कि यह कैसे समाप्त होता है, लेकिन डैश सक्रिय करें। और तुरंत कमरे में दो आकृतियां दिखाई दीं। एक ज़ेरास अभी भी वहीं खड़ा था जहां वह पहले था, जबकि दूसरा उसके ठीक सामने था। धीरे धीरे एक उंगली ने उसके धनुष को नीचे धकेला और ज़ेरास की आकृति 10 मीटर दूर पतली हवा में बिखर गई। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। मैं इतनी लड़ाई के लायक नहीं हूँ, ज़ेरास ने फुसफुसाते हुए कहा, और उसने उसका धनुष नीचे धकेल दिया और गया भी अपने होश में आ गई। धीरे धीरे उसके चारों ओर का हरा रंग गायब हो गया। जैसे ही वह खुद में आ गई, उसका धनुष उसके हाथों से गायब हो गया। तुम बहुत मजबूत हो गई हो गया। पहली बार जब मैं तुमसे मिला था उससे कहीं ज्यादा मजबूत। क्या तुम भी पंथ में शामिल हो गई हो? उसने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, जबकि गया ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। क्या तुम भी? उसने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। मैंने अचानक इस बढ़ते पंथ और सब के बारे में सुना। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या है, ज़ेरास ने कहा और उसे जगह देते हुए पीछे की ओर खिसक गया। ये सच है, कुछ कैडेटों में अचानक उनके स्तर से कहीं ज्यादा ताकत देखी गई है। मैंने खुद भी एक को देखा है। लेकिन क्या? ज़ेरास ने अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हुए पूछा। शक्ति नकली है। तुम नकली का क्या मतलब है? ये किसी तरह की उधार ली गई शक्ति की तरह है। उनके शरीर पर आमतौर पर कोई टैटू होता है और आप टैटू से ऊर्जा को अपने शरीर में संचारित होते हुए महसूस करेंगे। ऐसा लगता है जैसे वे किसी शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति उधार ले रहे हैं। यह उनकी शक्ति नहीं है। मेरे लिए इस तरह की शक्ति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह नकली और अवास्तविक है। यह एक उधार ली गई शक्ति है, गया ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। ये निश्चित रूप से दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि आपको भी पहले लालच आया होगा, ज़ेरास ने हंसते हुए कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि गया को शक्ति की कितनी लालसा थी। वह और मजबूत बनना चाहती थी। इस तरह के प्रस्ताव ने निश्चित रूप से उसकी जिज्ञासा को जगाया है। मैं वास्तव में ऐसा चाहती थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे ऐसी चीज़ों से घृणा है। इसके अलावा हर आदान प्रदान की अपनी समान कीमत होती है। जहां तक वे जो कीमत मांग रहे हैं, वह मेरे हिसाब से उचित नहीं है, गया ने उससे कहा। वे यहाँ मुझसे मिलने कई बार आए हैं। हर पंथ पिछले वाले से अलग था, लेकिन मैंने उन सभी को ठुकरा दिया है, गया ने बिना किसी परेशानी के कहा और दीवार की ओर चली गई जहां उसके कुछ तीर लगे हुए थे। और उन्होंने तुम्हें जाने दिया? ज़ेरास ने आश्चर्य से पूछा। तुम भूल गई हो कि मेरे पास किस तरह की पृष्ठभूमि है, गया ने तीर को दीवार से हटाते हुए कहा, क्योंकि वे ऊर्जा के हरे कणों में बिखर गए और उसके हाथों में चले गए। मैं कैसे भूल सकता हूँ, ज़ेरास ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। गया के दादा कमांडर शिरोन थे। वही ये कमांडर की पोती थी। अगर उनके द्वारा एक भी बाल क्षतिग्रस्त हो जाता तो उन्हें दुनिया के अंत तक खदेड़ दिया जाता। भाग्यशाली युवा मालकिन की बात करें, ज़ेरास ने थोड़ी ईर्ष्या महसूस करते हुए सोचा। उसने बहुत से पंथों को अस्वीकार कर दिया था, जबकि वह सिर्फ एक को अस्वीकार करने के कारण मुसीबत में था। आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हें क्या कहा। मुझे खेद है, उसने सिर झुकाते हुए कहा। नहीं, माफ कर दिया, भूल गया। इसे आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मैं बस आपका हालचाल जानने आया था। जल्द ही मिलते हैं, गया, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गया। मुफ्त पाठों के लिए धन्यवाद। मैं उन्हें ध्यान में रखना सुनिश्चित करूंगा। जैसे ही उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, उसके शब्द गूंज उठे। ये कुछ भी नहीं है, उसने प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलते हुए फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही उसकी आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं और वह दूर देखने के लिए मुड़ा, जहां एक आकृति दीवार पर लेटी हुई दिखाई दे रही थी। चेहरे पर मुस्कान लिए सीधे उसकी ओर देखते हुए उसने अपनी घड़ी को मुंह के पास उठाया और उसके होंठ हिलने लगे। हमें लक्ष्य मिल गया है। और अंधेरी गली में प्रवेश करने से पहले उसने ज़ेरास को आंख मारी। चलो आज रात की सारी मूर्खता को सुलझाते हैं, ज़ेरास ने जोर से कहा और उस ओर चलने लगा जहां से युवक भागा था। अराजकता की आंखों को सक्रिय करो, ज़ेरास ने आदेश दिया और उसकी आंखें तुरंत सैकड़ों संरचनाओं को चीरती हुई उस युवक की आकृति पर टिक गईं जो एक विशेष दिशा में भाग रहा था।
और फिर जेरास अपनी सामान्य गति से चलता रहा और अचानक वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया, जैसे कि वह केवल एक मृग तृष्णा हो। एथन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अपने पीछे देखा और सरसराहट वाली हवा को देखा जो तेजी से चल रही थी और जल्दी से उसके पास आ रही थी। तुरंत उसने अपनी घड़ी को अपने मुंह के पास उठाया। उसने चारा खा लिया था। वह अभी मेरा पीछा कर रहा है, उसने घड़ी में कहा। अच्छा, उसे उस जगह पर फुसलाओ। घड़ी से कर्कश आवाज गूंजी। वह मेरी गति से 3 गुना तेज चल रहा है। मुझे मदद चाहिए, एथन ने घड़ी में चिल्लाते हुए कहा। अचानक उसकी गर्दन पर एक रून दिखाई दिया जिससे काली गैस निकल रही थी। तुरंत उसकी गति बहुत बढ़ गई क्योंकि उसका शरीर हवा में एक खोल की तरह भयानक गति से आगे बढ़ रहा था। हाँ, जेरास ने एक भौं उठाई और उस युवक को देखा जिसके बारे में उसने अनुमान लगाया था कि वह अगले 3 मिनट में उसे पकड़ लेगा। अचानक उसकी गति बढ़ गई। वाह, वह इतनी तेजी से कैसे चल सकता है? वह केवल अर्ली मैट्योर रैंक स्टेज पर है, जेरास ने संकुचित आंखों से कहा, लेकिन जल्द ही उसने अपने दिमाग के पीछे विचारों को धकेल दिया और ठंडे स्वर में आदेश दिया। डैश सक्रिय करें। वह उस युवक को पकड़ लेगा और उसे नरक से वापस ले जाने के बाद उसके मुंह से जवाब निकलवाएगा। अध्याय 242, जाल में फंसना। ईआई प्रशिक्षण बेस। यह अज्ञात था कि यह वास्तव में कितना विशाल था और भले ही पृथ्वी पर ईआई के अलावा कोई भी इसे नहीं खोज सकता था। वास्तविक आकार जानना अनावश्यक था क्योंकि कैडेट का जीवन केवल उस स्थान के एक छोटे से क्षेत्र के बीच था और उस स्थान के जंगल में बहुत दूर चलने का कोई कारण नहीं था। ईआई प्रशिक्षण बेस के मध्य क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 आकृतियां देखी जा सकती थीं। ठंडा सफेद चांद अपनी लंबी छाया जमीन पर डाल रहा था। तेज? वह इतना तेज कैसे हो सकता है? एथन ने खुद को कई बार यह सवाल पूछते हुए पाया क्योंकि वह कभी कभी पीछे मुड़ता था और देखता था कि युवक अभी भी भयानक गति से उसके करीब आ रहा है। उसने पंथ से लगभग 5 गुना शक्ति बढ़ाने के लिए कहा था, अपनी गति को सामान्य से 5 गुना बढ़ा दिया, फिर भी युवक अभी भी उसके पीछे था। बस 100 मीटर और, एथन ने बड़बड़ाते हुए कहा क्योंकि उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी थी। हालांकि उसकी नसों में दौड़ती ऊर्जा के कारण उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा था। उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका! हवा में उछलते हुए उसका शरीर हवा में उछल गया। जैसे ही वह तेजी से दूरी के करीब पहुंचा, उसे पहले से ही दूरी में परिचित आभा का एहसास हो रहा था। ओह! उसने राहत की सांस ली और जेरास को देखने के लिए अपने पीछे मुड़ा। तभी पीछे से एक आवाज उसके कानों में फुसफुसाती हुई सुनाई दी। गर्म सांस ने उसके कान को लाल कर दिया। तुम तेज हो, मैं तुम्हें ये दूंगा। क्या बकवास! तुम! काबूम! एक सूअर की तरह कटी हुई चीख पूरे स्थान पर गूंजी। जब जेरास उस युवक से 1 इंच पीछे दिखाई दिया, उसके हाथ नीले रंग के तराजू से ढके हुए थे और उसने आगे मुक्का मारने से पहले युवक के शरीर को अपनी ओर घुमाया। ब्लर्ग! एथन के मुंह से तुरंत खून बहने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं क्योंकि वह अपनी अधिकतम गति से 3 गुना तेजी से उड़कर नीचे जमीन पर जा गिरा। जमीन पर एक शॉकवेव फूट पड़ी और मीलों तक जमीन गायब हो गई, जबकि जमीन पर 2 मीटर से अधिक चौड़ा एक अकेला रास्ता दिखाई दिया जो जंगल में गायब हो गया। उसके रास्ते में मौजूद कोई भी बदकिस्मत जानवर धमाका करते हुए धमाका करते हुए धमाका करते हुए धमाका कर देता। एथन नक्काशीदार विनाश के अंत में आराम करने लगा। उसकी पीठ जमीन पर थी और उसके मुंह से सफेद बाल निकल रहे थे। जीरा की भौहें सिकुड़ गईं और फिर उसकी आंखों में चमक आ गई क्योंकि वह आगे बढ़ता रहा। सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर एथेन के सामने आकर उसने अपनी गर्दन पर बने अजीबोगरीब टैटू को दिलचस्प तरीके से देखा। उसकी मुस्कान उसके कानों तक फैल गई। तो बस यही था, तुम उस टैटू का उपयोग करके शक्ति उधार ले रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी तेजी से भागे और अजीबोगरीब अवरोध से सुरक्षित भी हो गए। सच में दिलचस्प, जेरास लगातार अपने आप में सोचता रहा। जब उसने युवक पर मुक्का मारा तो उसने देखा कि आखिरी सेकंड में अचानक उसके शरीर पर एक अजीब सा काला अवरोध छा गया जो उसके हमले से उसकी रक्षा कर रहा था, जबकि सामान्य तौर पर युवक का आधा हिस्सा पेस्ट बन जाना चाहिए था। एथन के धीरे धीरे सीधे खड़े होने पर उसकी नाक से बार बार सफेद हवा निकल रही थी। एक सेकंड बाद उसके हाथ में पानी की एक बोतल दिखाई दी। उसने बोतल को एक तरफ फेंक दिया और उसमें से बड़े बड़े घूंट लिए। अलविदा, ये उसके आखिरी शब्द थे जब वह मुड़ा और दूर चला गया। ओह! जेरास ने एक भौं उठाई और एक कदम आगे बढ़ते हुए बुरी तरह से हंसा, लेकिन उसने अपनी भौं नीचे नहीं की क्योंकि उसने 5 परछाइयों को देखा जो उससे 10 मीटर दूर दिखाई दे रही थीं। वे सभी अज्ञात रूपों वाले प्राणी थे क्योंकि उनके पूरे शरीर पर काले वस्त्र थे। 5 में से उनमें से एक, बीच वाला, अविश्वसनीय रूप से परिचित था और जेरास ने तुरंत महसूस किया कि वह वही है जो सबसे पहले उसके पास आया था। मैं जाल में फंस गया। हम फिर से मिलते हैं, जेरास सेलेस्ट्रिया। बेकार तिलचट्टा, तुम सच में किसी तरह बच गए हो ना? खान ने शरीर की हरकतों को महसूस करते हुए मुस्कुराहट के साथ पूछा। तुम्हें हमारे साथ शामिल होने और महान शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई है, लेकिन तुमने गुरु की दयालुता को नज़रअंदाज किया है और उनका अपमान किया है। तुम मौत के लायक हो।
ये किसी तरह के घोषणा भाषण की तरह था जिसने ज़ेरास को भौहें चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। तुम मजाक कर रहे हो। ये बेस है, एक छात्र की मौत सख्त वर्जित है और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे, ज़ेरास ने पूरी तरह से बेफिक्र होकर कहा। ओह, क्या ये सही नहीं है? छाया मुखौटे के नीचे से आवाज़ गूंजी। और क्या आपको डर नहीं है कि यह को लगेगा कि यह गड़बड़ी के कारण है? ज़ेरास ने उत्सुक भाव से पूछा। यह कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगा, कम से कम अगले 10 मिनट तक तो नहीं। न केवल ये जगह अविश्वसनीय रूप से दूर है जिससे ईआई के लिए इसे जल्दी से पहचानना असंभव है, बल्कि एक अंधेरा पर्दा डाला गया है जिससे यह महसूस करना असंभव है कि यहाँ क्या हो रहा है, भले ही वे सभी इस दिशा में देख रहे हों। मास्टर ने आपकी मृत्यु का आदेश दिया है, ईआई चाहे जो भी करे। तो हम अभी मूल रूप से अदृश्य हैं। आह, कितना आरामदायक। हाँ, वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वह अपनी मृत्यु के विचार से डर से कांप उठेगा, लेकिन इसके बजाय वह युवक राहत महसूस कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मैं तुम सभी को मार दूं तो ये केवल तुम्हारा तथाकथित मास्टर ही रहेगा, है ना? और फिर मेरा छात्रावास का कमरा एक बार फिर सामान्य की तरह सुरक्षित हो जाएगा। और अब मैं बस यही करूंगा। वाकई सुविधाजनक, ज़ेरास ने जोर से कहा। अगर ज़ेरास किसी चीज़ के बारे में अविश्वसनीय रूप से गुप्त था तो वह ईआई को अपनी असली ताकत के बारे में बताना था। उसने हमेशा हर सामान्य छात्र की तरह काम करने की कोशिश की थी ताकि संगठन के स्वीकार्य मानदंड के अनुसार अपनी ताकत कम कर सके। वह स्वीकार्य मानदंड उसके सामने 5 लोगों को हराने में सक्षम नहीं होगा और उसे पूरी ताकत लगानी होगी जिससे उसका रहस्य उजागर हो सकता है। लेकिन अब बाधा के बारे में सुनकर तब उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी, जिसका मतलब केवल एक ही बात हो सकती थी। अध्याय 243, मुझे डर की गंध आ रही है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, वह उन्हें नरक से ले जाएगा और वापस ले आएगा। और धीरे धीरे ज़ेरा के चेहरे पर चंचल मुस्कुराहट गायब हो गई, उसकी आंखों में एक अत्यंत ठंडक आ गई। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने तुम्हें ये ज़रूर बताया था कि मुझे अपनी निजता भंग होने से नफरत है ना? और तुमने मेरी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। तुम सबने मुझे नाराज़ कर दिया है। हम कमज़ोर व्यक्ति के गुस्से से क्या फ़र्क पड़ता है? लबादे में लिपटे व्यक्ति की नाक से एक खर्राटा सुनाई दिया, लेकिन ज़ेरा पहले ही थक चुका था क्योंकि उसकी बाईं आंख में एक बिंदु दिखाई दिया। अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला डोमेन। तुरंत उसके पैरों के नीचे से काली परछाइयां फैल गईं और तीनों को लपेट लिया, इससे पहले कि वे एक भी मांसपेशी हिला पाते। ये वही डोमेन है जिसका उसने पिछली बार इस्तेमाल किया था। लबादे में लिपटे व्यक्ति ने अपनी आंखों में सावधानी के साथ कहा, लेकिन डर का एक भी अंश नहीं। तुरंत ही पूरा परिवेश बदल गया क्योंकि पूरी दुनिया अंधेरे के घने आवरण में ढक गई और अगले ही पल वे शून्य में खड़े थे। 5 वस्त्रधारी ने मुड़कर शैतानी सिंहासन पर बैठे राक्षस को देखा। मैं तुम्हारे डोमेन के बारे में अच्छी तरह जानता हूं और यही तुम्हारा तुरुप का पत्ता है ना? टीएस, ये सिर्फ शर्म की बात है, आकृति ने जोर से कहा और एक रूनिक कार्ड निकाला। ये यहाँ एक डोमेन ब्रेकर रून है। किसी भी डोमेन को तोड़ने और यह सुनिश्चित करने में सक्षम है कि कोई जागृत व्यक्ति अब अपनी डोमेन शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम न हो। एक बार जब मैं तुम्हारे प्रतिबंधात्मक डोमेन को तोड़ दूंगा तो मैं तुम्हें ठीक से प्रताड़ित करने और तुम्हें मृत्यु की कामना करने के लिए मजबूर करने में अपना समय अवश्य लगाऊंगा, आकृति ने कार्ड को कसकर पकड़ते हुए कहा। क्रैक, शैटर, तुरंत ही कार्ड टुकड़ों में बिखर गया क्योंकि ज़ेरास ने नीचे से मूर्खों को दिलचस्प तरीके से देखा। ये काम नहीं किया, यह असंभव है, रोबदार आकृति ने जोर से कहा, जो अभी हुआ उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। सिस्टम, क्या वह कार्ड नकली है? यह मेरे डोमेन को रद्द क्यों नहीं कर रहा है? ज़ेरास ने पूछा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। होस्ट डोमेन एक नियमित डोमेन नहीं है। दुनिया में कुछ भी होस्ट के खोखले डोमेन को वापस नहीं ले सकता है। कुछ भी नहीं। जितना मैंने सोचा था, ज़ेरास ने संतुष्ट होकर सोचा। क्या आप नहीं जानना चाहते कि एक कमज़ोर व्यक्ति का गुस्सा कैसे मायने रखता है? फिर अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलें और देखें। हमला करें, उसे मार डालें। तुरंत रोबदार आकृति जोर से दहाड़ उठी क्योंकि 5 से शक्तिशाली आभाएं शक्तिशाली रूप से लहरा रही थीं क्योंकि उन्होंने आखिरकार अपने साधना आधार को प्रकट किया। लेट मेटियोर रैंक स्टेज, एक ऐसा चरण जिसने किसी भी अर्ली मेटियोर रैंक स्टेज पर निराशा का पर्दा डाल दिया होगा। तुरंत वे सभी उसकी ओर दौड़े, जब अचानक वे सभी 10 मीटर आगे बढ़ने के बाद रुक गए। क्या? आखिरी लबादाधारी आकृति ने चारों वाइड माउथ को देखा जो अचानक चट्टान की तरह अपनी दौड़ती हुई स्थिति में खड़े हो गए। कैसे? वह उन सभी को कैसे रोक सकता है? उसने चौंकते हुए पूछा। जब अचानक उन्हें गुब्बारे की तरह फुलाया जाता है तो कैसा लगता है? क्या ये दर्दनाक होगा? शैतान ज़ेरस की आवाज़ गूंजी, जिसकी आंखें एक घूमता हुआ अंधेरा छेद लोगों में से एक को देखने के लिए मुड़ गया। और धीरे धीरे ज़ेरस ने अपने दाहिने और बाएं हथेलियों को एक दूसरे के सामने क्षैतिज रूप से रखा और फिर धीरे धीरे नीचे दबाया।
फिर उसने अचानक अपने बाएं हथेली को अपने दाहिने हाथ से कुचलना शुरू कर दिया। काबूम! पूरी जगह पर एक विनाशकारी शॉकवेव फैल गई क्योंकि जेरस जिस लबादाधारी आकृति को देख रहा था वह खून और लहूलुहान होकर पूरी तरह से कुचल गई। लबादाधारी आकृति के चेहरे पर खून के छींटे पड़े, जिसकी आंखें उस जगह को घूर रही थीं जहां वह आकृति पहले थी। एक कराह की आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी जब जेरस ने 4 अन्य लोगों को देखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये गंध अविश्वसनीय रूप से मादक है। मैंने पहले कभी इतनी अच्छी गंध नहीं ली थी, जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वह एक वस्त्रधारी आकृति की ओर देखने के लिए मुड़ा और धीरे से अपनी हथेलियों को फिर से एक साथ दबाया और फिर दोनों हथेलियों को धीरे से एक साथ मोड़ दिया। आकृति तुरंत ही अपने आप में बिखर गई, जैसे कि उसके सिर पर पहले ही हथौड़े से वार किया गया हो। काबूम! पूरी जगह पर एक और विनाशकारी विस्फोट हुआ। खून के छींटे जगह जगह फैल गए और पूरा स्थान लाल रंग में रंग गया। जेरास इसे सूंघ सकता था। एक अजीब सी सुंदर गंध, एक अविश्वसनीय रूप से मादक गंध जिसने उसके सीने के भीतर उसके दिल को जोर से धड़कने पर मजबूर कर दिया। तुरंत उसने अपनी नज़र उन दो में से एक पर घुमाई जो बाहर निकल आए और उसने एक बार फिर से दबाया और दबाया। काबूम! खून और खून की एक और भयावह घटना। और फिर जेरास ने महसूस किया कि गंध बहुत बढ़ गई है, जो उसके क्षेत्र के भीतर बचे हुए 2 लोगों से बहुत तेजी से निकल रही थी। जो लोग भागे उनमें से आखिरी व्यक्ति के पसीने की गंध सबसे ज्यादा थी। रुको, क्या ये डर है? मैं उनके डर को सूंघ सकता हूँ। यह इतना नशीला कैसे है? जेरास ने सोचा। उसने अपने हाथ को अनियंत्रित रूप से ऊपर उठाते हुए पाया। जैसे ही उसने कसकर दबाया, सीधे अंतरिक्ष के दूर छोर पर लबादे वाली आकृति को देखा। काबूम! एक और विनाशकारी विस्फोट हुआ। जैसे ही एक और विस्फोट हुआ, खून और खून में बदल गया। प्लॉप! और तुरंत लबादा पहने आकृति अपने 2 घुटनों पर गिर गई। उसकी बेजान आंखें जेरास को घूर रही थीं, जिसने धीरे धीरे अपनी हथेलियां ऊपर उठाईं। कृपया, कृपया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कृपया मुझे मत मारो। जेरास, जो दोनों हाथों को एक साथ दबाने वाला था, अचानक अपनी हरकत में रुक गया क्योंकि उसकी शैतानी आंखें उसके सामने घुटनों के बल बैठी लबादे वाली आकृति को देखने लगीं। कुछ भी करने को तैयार हो, तुम कहते हो? जेरास ने शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखों में हजारों विचार चमक रहे थे। कुछ भी, मुझे मजबूर किया गया। कृपया मुझे जीने दो। मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए भी तैयार हूँ। ओह, है न? जेरास ने कहा जैसे ही वह अपने दुष्ट सिंहासन से उठा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हर कदम पूरे स्थान को हिला रहा था जैसे कोई टाइटन भूमि से गुजर रहा हो। उसके पास एक कला थी जो कुछ समय से थी और जेरास ने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया था। लेकिन अब उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसका परीक्षण विषय बनने के लिए तैयार था, इसलिए जेरास उसे लेने के लिए तैयार था। और वह लबादे वाली आकृति के सामने पहुंचा। उसकी उंगली उसकी ठुड्डी पर टिकी हुई थी और उसने अपना सिर ऊपर उठाया और मुखौटे के नीचे भूतिया हरी आंखों में देखा। तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? अध्याय 244, नेमेसिस फॉर्म का पहली बार उपयोग। मुझे बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा किस बात का डर है? थियोरा के कानों में कोमल आवाज गूंजी। जैसे ही उसकी भूतिया हरी आंखें भ्रमित हो गईं, उस राक्षसी की तस्वीर उसके दिमाग के पीछे चमक उठी। जैसे ही वह अनजाने में हिल गया। ओह, मैं समझ गया, जेरास ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे उसे लगा कि उसकी चेतना दूर चली गई है और एक अंधेरी जगह में चली गई है। वहां कोई रोशनी नहीं थी, खालीपन का एक विशाल विस्तार था। उसकी धुंध इस विस्तार में घूम रही थी। जैसे ही उसने अचानक हवा को सूंघा, उसके चेहरे पर बाद में एक मुस्कान दिखाई दी। और तुरंत वह एक धुंध बन गया और तेजी से उस ओर बढ़ रहा था जहां उसे डर का एहसास हो सकता था। उसके चारों ओर सैकड़ों छवियां थीं, जिनमें से प्रत्येक अस्तित्व में आती और जाती रहती थी, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और वह दौड़ता रहा और आखिरकार रुक गया। उसे वह मिल गया था जो वह चाहता था, उसके सामने की छवि। यह उस छवि की आकृति थी जिसकी उसे जरूरत थी। वह किसी अन्य छवि से अलग गंध के डर के कारण ऐसा कह सकता था। ये 5 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी एक शैतानी आकृति थी, एक मानवीय आकृति जिसके स्टील जैसे पंजे एक अविश्वसनीय ठंडी रोशनी बिखेर रहे थे। इसकी उपस्थिति मात्र से जेरास अपने पैरों पर कांप उठा, लेकिन उसके कानों तक मुस्कान भी फैल गई। बहुत परिचित, उसने खुद से कहा क्योंकि उसका रूप बदलने लगा था। ये सवाल थियोरो के लिए अजीब था, जिसकी आंखें भ्रम में चमक रही थीं, लेकिन उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा जब उसने अचानक उस व्यक्ति की आकृति को अपने सामने आते देखा। मास्टर, उसने कांपती आवाज में पूछा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक गद्दार हो। वही कर्कश आवाज जो हमेशा उसकी रीढ़ को ठंडा कर देती थी, उसे सुनाई दी जब विशाल पंजों ने उसके सिर को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया गया। मुझे माफ करना मास्टर, लेकिन कैसे? उसने उलझन में पूछा जब अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये सब एक परीक्षा थी, मेरी वफादारी को परखने के लिए। नहीं, कैसे? लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। यह आखिरी शब्द था जो उसने सुना जब उन भूतिया पंजों ने उसके सिर में छेद कर दिया और उसे फटे हुए गुब्बारे की तरह फुला दिया।
और फिर वह मर गया, फिर से। ये पहले भी एक बार मर चुका है, फिर यह कैसे जीवित था? कैसे उसका स्वामी वह युवक था जिसे मारने के लिए उन्हें भेजा गया था? कैसे उसके स्वामी ने विनाश के सभी रक्षकों को मार डाला? कैसे उसके स्वामी ने ऐसे डोमेन का इस्तेमाल किया? कैसे कैसे प्लॉप। जेरस ने अपनी पकड़ ढीली कर दी क्योंकि उसने देखा कि शरीर जमीन पर गिर गया है और उसका शरीर उसके सामने झुक गया और उसने गहरी सांस ली। गंध एक अलग गंध के साथ मिल गई है। इसकी गंध ऐसी है। जेरस ने एक बार फिर सावधानी से सांस ली और उसकी आंखें जल्द ही सिकुड़ गईं। भ्रम की गंध, उसके डर की गंध में भ्रम की गंध घुली हुई है। और धीरे धीरे उसकी ऊंचाई सामान्य हो गई। शैतान के पंजे उसके सुंदर सफेद हाथ पर वापस आ गए। तो यह नेमेसिस रूप है? जेरास ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। नेमेसिस रूप के साथ वह न केवल थियोरो के डर को लगभग 3 गुना बढ़ाने में सक्षम था, बल्कि उसके अंदर युद्ध की सभी लपटों को बुझा दिया। उसने उसे हमेशा के लिए भ्रमित कर दिया कि अभी क्या हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, बहुत कम सेकंड के लिए जेरास उस आकृति की पूरी ताकत रखने में सक्षम होगा जिसे उसने रूपांतरित किया था, जिससे वह एक साधारण निचोड़ के साथ लेट उल्का रैंक चरण की खोपड़ी को आसानी से कुचल सकता था। नेमेसिस रूप अपने नाम की तरह ही था। ये सभी जातियों का आतंक था, चाहे शक्ति का स्तर कुछ भी हो, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसकी यादों में उसे कुछ भी परेशान न करता हो। और छायाएं पीछे हट गईं। दुनिया एक बार फिर सामान्य हो गई क्योंकि जेरास ने अपने खोखले डोमेन को निष्क्रिय कर दिया। उसके चारों ओर कुल 5 छाया वस्त्र थे जो जमीन पर पड़े थे, लाल खून से सने हुए। कम से कम अगर मैं ये सब बेच दूं तो मैं अपने कमरे के विनाश की स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकूंगा। जेरास ने वस्त्र पैक करते समय अपने आप से सोचा। उसके शरीर से गर्म हवा का एक झोंका निकला जिसने जमीन से खून को उड़ा दिया और उसने ऐसी किसी भी चीज से छुटकारा पा लिया जो असामान्य लग सकती थी। फिर दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने हवा को धीरे धीरे पिघलते और जल्द ही गायब होते हुए देखा। तो वह बाधा है। उसने आगे बढ़ने से पहले बुदबुदाया, लेकिन उसके दिमाग के पीछे एक सवाल पागलपन की हद तक जल रहा था। सिस्टम, मैं उनके डर और भ्रम को कैसे सूंघ सकता हूं? उसने पूछा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। होस्ट की अराजकता भक्षक के रूप में यात्रा शुरू हो गई है। हाँ, जेरास ने एक भौं उठाई और नोटिफिकेशन पैनल को देखा। आखिर अराजकता भक्षक क्या है? सिस्टम, मैं बस इतना जानता हूं कि एक बार जब लोग खोज लिए जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उनका पीछा करता है। मुझे ये भी नहीं पता कि उनका पीछा क्यों किया जाता है और कौन उनका पीछा कर रहा है। क्या अच्छे लोग उनका पीछा कर रहे हैं क्योंकि वे बुरे हैं, या बुरे लोग उनका पीछा कर रहे हैं क्योंकि वे अच्छे हैं? हालांकि मुझे संदेह है कि अराजकता भक्षक अच्छे लोग हैं, उनकी क्षमताओं की अधिकता को देखते हुए। ये सब एक तरह से या दूसरे तरीके से बुरा लगता है। दूसरों के जीवन का सार भक्षण करना, होलो डोमेन, आइज ऑफ कैस, ये सब किसी मनोरोगी खलनायक की क्षमताओं की तरह लगता है। तुम बेवकूफ़ हो। कैस डिवोआरा जीन शक्तिशाली और बहुत सम्मानित है। ऐसे निम्न स्तरीय शब्दों के साथ इसकी तुलना करने के लिए अपना शापित मुंह मत खोलो। जेरास ने भौहें उठाई तो सिस्टम नोटिफिकेशन पैनल दिखाई दिया। तो आखिरकार तुमने जवाब दिया। तुम तभी जवाब क्यों देते हो जब मैं कैस डिवोआरस के बारे में अपनी ईमानदार राय देता हूं? जेरास ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। ईमानदार राय, मेरी गांड। ओह, अरे सिस्टम, तुम फिर से अजीब बातें करने लगे हो। अब मुझे समझ में आया। तुम इस तरह की बातें तब करते हो जब मैंने ताकत में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की है। पिछली बार जब तुमने इस तरह की बातें की थी तो मैं लेवल 10 पर था और शायद इससे तुम खुश हुए थे और तुमने सामान्य तरीके से बात की थी। अब मैं लोगों की नकारात्मक भावनाओं को सूंघ सकता हूं जो मुझे लगता है कि तुम्हें खुश कर रही हैं, इसलिए तुमने एक बार फिर बात की। वैसे भी सिस्टम, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम इस तरह बात करते हो तो तुम्हारी आवाज़ कैसी लगती है? एक क्रोधी बूढ़ा दादा। तुम कचरे के टुकड़े हो। तुम समझ रहे हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? अध्याय 245, उच्च अधिकारियों का पुरस्कार। 1 घंटे बाद जेरस के जाने के बाद अचानक एक आकृति हवा में दिखाई दी। उसने एक बड़ा बैंगनी लबादा पहना हुआ था जो पूरी आकृति को ढक रहा था, फिर भी यह आसानी से पहचाना जा सकता था कि वह एक महिला थी। उसकी बैंगनी आंखें बैंगनी रोशनी के साथ चमकती हुई दिखाई दे रही थीं जब वह उस क्षेत्र को देख रही थी जहां जेरस और 5 लोगों का समूह लड़ रहा था। जमीन पर उतरते ही उसकी आंखों में एक तीव्र बैंगनी रंग चमक उठा, क्योंकि वह जहां थी वहीं स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में अचानक सैकड़ों खंडित छवियां दिखाई दे रही थीं। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखों में बैंगनी रंग गायब हो गया और उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। वह इतनी जल्दी मजबूत हो गया है, कितना दिलचस्प और साथ ही भयावह। इसके साथ ही वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठी, अगले ही पल हवा में लुप्त हो गई। वह एक बार फिर विफल हो गया। राक्षस की आवाज जोर से गूंजी। उसके चारों ओर की संरचना बाएं और दाएं हिल रही थी, मानो वह उस जानवर के दबाव को रोक पाने में असमर्थ हो जो पूरे स्थान में फैल रहा था। धारणा,
अंधेरे स्थान में एक कर्कश दहाड़ गूंजी क्योंकि आकृति ने थकावट में अपना सिर पीछे की ओर सिंहासन पर पटक दिया। सिंहासन के नीचे का फर्श कांच की तरह टूट गया। निम्न विनाश दूतों के मर जाने के बाद मेरे पास इस मूर्खता को खुद ही समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आवाज पूरे कमरे में जोर से गूंजी। भयावह प्रतिध्वनि के कारण हवा में सफेद दरारें दिखाई देने लगी क्योंकि पूरे कमरे में एक अतुलनीय शैतानी आभा फैल गई। जेरस अपने छात्रावास के कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचा और धीरे से दरवाजा बंद करने से पहले उस स्थान में प्रवेश किया। ऐसा करने के बाद उसका नितंब सोफे पर पटक गया और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। आखिरकार, जेरास ने छत की ओर देखते हुए खुद से कहा। अब वह खुद को अनावश्यक परेशानियों से मुक्त कर चुका था। थियोरा के दर्शन में मिले तथाकथित गुरु के अलावा फिर उसके पास छाया वॉकर से फिर से मिलने का कोई कारण नहीं था। अपनी हथेली के पीछे देखते हुए जेरास ने देखा कि टैटू लगभग फीका पड़ गया था, केवल एक छोटी सी रूपरेखा रह गई थी। उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह इसे एक अच्छी बात के रूप में ले सकता था। ड्रिंग ड्रिंग ड्रिंग, उसकी घड़ी ने जोर से बजने की आवाज की। जैसे ही जेरास ने अपने चेहरे पर ऊब के भाव के साथ अपनी घड़ी को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वह तुरंत अपने सोफे से उछल पड़ा और अधिसूचना का शीर्षक देखकर जल्दी से सीधा बैठ गया। मिशन रिवॉर्ड रिपोर्ट। आखिरकार, जेरास ने बड़बड़ाया। 4 दिन हो चुके थे और वह अपने अधिसूचना बॉक्स को बार बार चेक कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि रिपोर्ट दर्ज हो गई होगी। वह ये भी सोचने लगा था कि एआई के उच्च अधिकारियों ने इस सौदे से मुकरने का फैसला किया है, लेकिन लगता है कि वह इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। और अपनी छाती में जोर से धमाका करते हुए उसने पढ़ना शुरू किया। मिशन रिवॉर्ड रिपोर्ट। लेस देन जेरस सेलेस्ट्रिया। आपने एआई के लिए लगभग अतुलनीय काम किया है। कुल 8 पौराणिक खजाने, 12 अन्य पौराणिक स्तर के खजाने और 8 दुर्लभ ग्रेड के खजाने प्राप्त किए हैं। संगठन की शुरुआत से ही किसी ने भी एआई को ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया है जिससे आप सबसे पहले हैं। आप सही कह रहे हैं कि आप एआई गैस द्वारा भर्ती किए गए सबसे असाधारण कैडेटों में से एक हैं। आपको बहुत गर्व होना चाहिए। ग्रेटर दैन। ठीक है, कम से कम उनकी जबान तो मीठी है, जेरस ने खुद से कहा। उसके होंठों से एक हल्की सी हंसी निकल रही थी। लेस दैन, इस कार्य के लिए आपको ऊपर बताए गए तरीकों से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ग्रेटर दैन। लेस देन, साथ ही आपने जो सींग वाली एलियन प्रजाति लाई है उससे उचित पूछताछ की गई है और हमें ऐसी खबर मिली है जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने के लिए काफ़ी है। ये ध्यान रखना होगा कि यह केवल आपके द्वारा ज़ुग्रोफ लाने के कारण ही हुआ है, जिसके कारण ऐसा विकास हुआ है। शीर्ष श्रेणी के रहस्य के कारण ये खबर अभी भी आपसे गुप्त रखी जाएगी। मानव जाति के प्रति वफादारी के इस कार्य के लिए एआई द्वारा बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ग्रेटर दैन। ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 9 परिवार के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा वर्णित आपका साहसी कार्य, आपकी मदद के कारण एआई और 9 परिवारों के बीच का नाजुक रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। ग्रेटर दैन। ओह, ये तो बढ़िया है। लेस दैन, इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात भी है जिसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए। सेलेस्ट्रिया परिवार आपके बारे में बहुत कुछ पूछ रहा है और मांग कर रहा है कि आप उनके लापता उत्तराधिकारियों से संबंधित हैं जो अभियान से वापस नहीं आए। लेकिन हमें बताया गया है कि आपका उनके लापता होने से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ तक कि वे आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए आप एआई की सुरक्षा के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। हम आपको कम से कम ये गारंटी दे सकते हैं, अब तक आप एआई बेस पर नहीं रहते हैं, इसलिए आप अपनी सुरक्षा के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं। ग्रेटर दैन। नीचे आपके पुरस्कार दिए गए हैं। 1. आपको विशेषज्ञ रैंक से राइजिंग स्टार रैंक में पदोन्नत किया गया है। क्या? कमरे में एक तीखी चीख गूंजी। जैसे ही जेरास चौंक कर उछला, उसका सिर छत से टकरा गया और उसकी गर्दन छत में लटक गई। अच्छा, ये तो थोड़ा अजीब हो गया, जेरास ने कहा और अपना सिर छत से हटाकर बेतरतीब ढंग से जमीन पर गिरा दिया। बेशक, वह विशेषज्ञ रैंक से राइजिंग स्टार रैंक में जाने की आवश्यकताओं से अच्छी तरह वाकिफ था, जो कि एआईए के लिए एक सराहनीय कार्य करना था। बस उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेस देन, जैसा कि आप जानते होंगे, राइजिंग स्टार रैंक एक अभिजात वर्ग है जिसे एआईए द्वारा ही विशेष मिशन नियुक्त किया जाता है। और एआईए के पास आपके लिए एकदम सही मिशन है। यह अब से 1 सप्ताह से भी कम समय में आपको भेज दिया जाएगा। आप हमेशा स्वीकार या अस्वीकार करना चुन सकते हैं। ग्रेटर दैन। ओह, एक और मिशन, जेरास ने कहा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। 2. आपका प्राधिकरण स्तर 4 स्तर तक सुधारा गया है। अब आप एआईए में सभी मंजिलों के चौथे क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। 3. आपको एआईए के कलाकृति हॉल से कुल 5 कलाकृतियां लेने की मंजूरी दी गई है। अध्याय 246, शिमा की स्थानिक अंगूठी। छी, कंजूस एआईए, जेरास ने बार बार अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। मौत के करीब पहुंचने के बाद उसे इतने ही पुरस्कार मिले थे।
एकमात्र चीज जिसकी वह सराहना करता था वह था वह मिशन जिस पर वह बहुत जल्दी जा रहा था और जो निस्संदेह अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा, जो पुरस्कार से भी अधिक सजा थी। कम से कम मुझे उनके कलाकृतियों के हॉल से कोई भी कलाकृति चुनने का मौका मिला। शायद मैं कुछ और भी बेहतर ढूंढ पाऊंगा और इस पूरे अभियान को सार्थक बना पाऊंगा, जेरास ने उम्मीद से सोचा। उसके विचार ज़ुब्रोव की ओर बढ़ रहे थे, जो जीवित वापस लौटे थे। जेरास के पास ज़ुब्रोव को वापस धरती पर लाने का अपना कारण था और यह वास्तव में सरल था। उसे यकीन था कि यह ज़ुब्रोव से जानकारी एकत्र करने में सक्षम होगा, या तो स्वेच्छा से या अनजाने में, क्योंकि उनके पास सबसे व्यापक मात्रा में जागृतिकर्ता थे जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेष क्षमता थी। और एक बार जब उन्हें जानकारी मिल जाती है तो वे ऊपरी क्षेत्रों के अस्तित्व के बारे में जान जाते हैं, और अगर जेरास को यकीन था कि यह एक काम करेगा तो वह ऊपरी क्षेत्रों में जाने के तरीके खोजने की कोशिश करेगा। यहीं से उसके विचार आए। वह ये भी नहीं जानता था कि ऊपरी क्षेत्रों में कैसे जाना है, भले ही वह इसके अस्तित्व के बारे में अच्छी तरह से जानता था। इसलिए तरीकों की तलाश करने के बजाय जेरास ने अप्रत्यक्ष रूप से यह को सूचित किया। उनके पास ऊपरी क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और पैसा है, और वे इसे खोजने के लिए हर संभव तरीके का उपयोग करेंगे। क्योंकि उसे यकीन था कि वे बेहतर खेती के चरणों और सच्ची खेती के रहस्यों में भी रुचि रखते थे। संक्षेप में, वे भी विकास चाहते हैं, और ऊपरी क्षेत्र एक आशाजनक भूमि है, इसलिए वे इसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। एक बार जब वे इसे पा लेंगे तो वह बस झपट्टा मारेगा और इसका उपयोग करके अनंत आकाशगंगा से बाहर निकल जाएगा। वह चाहता था कि वे उसके सारे गंदे काम में उसकी मदद करें। काश वे इसे जल्दी ही पा लेते, जेरास ने सोचा, जब अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा जब उसने अपने हाथों को देखा और उस पर सोने की अंगूठी देखी। मैं कैसे भूल सकता हूँ शिमा की अंगूठियाँ, जेरास ने जोर से पूछा, क्योंकि उसने अपनी चेतना को अंगूठी में डुबो दिया। आमतौर पर इसमें से कुछ भी निकालना असंभव होता, लेकिन शिमा की मृत्यु के साथ उसकी चेतना का ताला भी पहले ही गायब हो गया था और अंगूठी सभी के लिए मुक्त थी। तुरंत अपनी चेतना को इसमें डुबोते हुए उसे कोई बाधा नहीं मिली, क्योंकि 2 वस्तुएं इसमें गिर रही थीं। कुल 5 थे। एक जंग लगी किताब थी जिसकी चौड़ाई लगभग 3 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से मोटी किताब थी। दूसरी वास्तव में एक सुनहरे रंग का सींग था। यह ज़ुब्रोव के सींग जैसा ही था जो जेरास से भौहें ऊपर उठाता है, लेकिन इस सींग में सामान्य ज़ुब्रोव सींग से कुछ अलग था, क्योंकि इस पर अजीब गोलाकार रन बने हुए थे, और ज़ुब्रोव के विपरीत यह एक ही प्रकाश नहीं बिखेरता था, बल्कि प्रकाश की अलग अलग चमक के साथ चमकता था। ज़ुब्रोव से लड़ने से जेरास ने जो सीखा उसके अनुसार यह था कि उनके सींगों का रंग उनकी शक्ति का स्रोत था, और उनकी शक्ति का प्रकार भी। लाल सींग वाला आग की शक्ति का उपयोग कर सकता था, नीला वाला बर्फ की शक्ति का उपयोग कर सकता था। शिमा का सींग सुनहरे रंग का था और वह एक अजीब झिलमिलाता प्रकाश तत्व का उपयोग कर सकता था। यहाँ तक कि उसकी सारी कला का संबंध झिलमिलाते सितारों जैसी किसी चीज से था। लेकिन ये बहुरंगी है, इसका क्या मतलब है? जेरास ने भ्रमित होकर पूछा, लेकिन जल्द ही उसने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगली वस्तु की ओर बढ़ते हुए ये लगभग 10 विचित्र सुनहरे रंग के क्रिस्टल का ढेर था, जो सभी एक अत्यंत शुद्ध मन को विकीर्ण कर रहे थे, जो सेलेस्टियल टाइटन्स के खंडहरों में मौजूद मन की शुद्धता से बस थोड़ा सा ही कम था। वाह, एक मन पत्थर, जेरास ने एक उभरी हुई भान के साथ पूछा, क्योंकि उसने एक क्रिस्टल को उठाया जो एक शानदार सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। अगली वस्तु की ओर बढ़ते हुए एक सफ़ेद कांच की बोतल में रखा एक विचित्र सुनहरा सीरम था। ऐसा लग रहा था कि इसमें अलग अलग वस्तुओं के कण मिश्रित थे, जो धीरे धीरे इसके चारों ओर तैर रहे थे। इससे जेरास को भारीपन और खतरे का एहसास हो सकता था। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या है, उसने अजीब तरल को देखते हुए सोचा, लेकिन इसे अनदेखा कर दिया। आखिर में एक सुनहरे रंग का कार्ड था। इसे देखने पर एक ड्रैगन की छवि दिखाई दी जिसके सिर में कटाना डूबा हुआ था। कार्ड छूने में बहुत ही मुलायम था और उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पीछे की ओर मुड़ते हुए उसने उन 4 शब्दों को देखा, ड्रैगन वध संप्रदाय। और यह क्या है? एक अकादमी पास, जेरास ने सोचा, लेकिन जल्द ही इसे नीचे रख दिया। यह उसके लिए कोई काम का नहीं था, क्योंकि वह ऊपरी क्षेत्रों में नहीं था। यह संभवतः उस संप्रदाय के लिए था जिससे शिमा संबंधित था। ऐसा संप्रदाय निस्संदेह बहुत शक्तिशाली होने वाला था, क्योंकि अथाह रूप से शक्तिशाली शिमा केवल उसमें एक छात्र था। उसे कोई संदेह नहीं था कि उनके पास शिक्षकों के रूप में गैलेक्सी रैंक स्टेज विशेषज्ञ थे। और अंत में उसने अपनी नज़रें उस चीज़ पर घुमाई जिसने उसका सबसे अधिक ध्यान खींचा, पुरानी किताब। और यह क्या है? जेरास ने बड़बड़ाया। उसके हाथ हॉट कवर को छू रहे थे जो किसी अजीब जानवर की खाल से बना हुआ लग रहा था। जेरास ने अगले पृष्ठ को पलटते ही कवर उभरा और खुरदरा था। क्या बकवास है? और तुरंत जेरा की आंखों की जगह एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी आ गई और वह किताब को खाली घूरता रहा, मानो उसकी आत्मा उसमें समा गई हो।
तुरंत जेरास ने एक भयानक खिंचाव महसूस किया, जिसका विरोध करने का वह सपना भी नहीं देख सकता था, जो उसकी चेतना को दूर खींच रहा था। यात्रा लंबी थी, क्योंकि उसे लगा कि वह हजारों दूरियों से भयानक गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जल्द ही खिंचाव बंद हो गया क्योंकि जेरास का सिर पहले कठोर संगमरमर की जमीन से टकराया। यह क्या बकवास था, जेरास ने असंतुष्ट होकर बड़बड़ाया और चारों ओर देखने से पहले उसने अपना घूमता हुआ सिर हिलाया। तुरंत उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने अपने सामने विशाल संरचना को देखा। एक डोजो के आकार की इमारत जो लगभग 1000 मीटर ऊंची थी। अध्याय 247, अनंतकाल का डोजो। तुरंत जेरा के जबड़े जमीन पर गिर गए क्योंकि डोजो को देखकर उसकी आंखें चौंक गईं। यह अब तक की सबसे बड़ी संरचना थी जिसे उसने कभी देखा था। ये बहुत ऊंचा था और उसे लगा कि वह इसके सामने खड़े चींटी से भी छोटा है। ये 9 मंजिलों वाली एक ऊंची सुनहरे रंग की इमारत थी जो ऊपर बादलों तक फैली हुई थी। एक रहस्यमय सुनहरी आभा इमारत के चारों ओर थी जो 9 मंजिला डोजो की तरह लग रही थी। राजसी और रहस्य की आभा डोजो को घेरे हुए थी क्योंकि जेरा जब भी इसे देखता था तो उसकी हृदय गति बढ़ जाती थी। धीरे धीरे जैद सफ़ेद सीढ़ियों पर चलते हुए वह धीरे धीरे इमारत के पास पहुंचा क्योंकि उसके चेहरे से सभी भावनाएं गायब हो गईं। उसके चेहरे के भावपूर्ण ध्यान और अलगाव को प्रकट कर रहे थे। ऊंचे सुनहरे दरवाजों के सामने पहुंचते हुए उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और एक गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से उन्हें खोला। ग्रुम। धीरे धीरे दरवाजा खुलने पर एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज़ गूंज उठी। तुरंत ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। जेरास ने अपने सामने देखा, सुन्न होकर एक प्राचीन आवाज़ पूरे स्थान पर गूंज उठी। द इटर्नल डोजो के एक नए प्रतिभागी की पहचान की गई है। तत्वों की पहचान की गई है। कणों में अराजकता की शक्ति थी। अब सेटिंग बदली जाएगी। तुरंत जेरा के पैरों के नीचे जिस खाली जगह पर वह खड़ा था उसकी जगह उबड़ खाबड़ जमीन ने ले ली। यहाँ वहाँ पोटहोल और अमानवीय आकार की दरारें थीं जो केवल विनाश और युद्ध से पैदा हुई हो सकती थीं। सीधे आगे देखने पर लगभग 300 मीटर व्यास का एक विशाल चंद्रमा था। लेकिन चंद्रमा निश्चित रूप से सामान्य से बहुत दूर था क्योंकि यह एक गहरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। इससे काली गैस निकल रही थी। यह अथाह काली गैसों की एक विशाल गेंद की तरह लग रहा था। उद्देश्य अराजकता के चंद्रमा तक पहुंचना। वही आवाज़ गूंजी जब जेरास ने दूर से चांद को देखते हुए अपनी भौहें उठाईं। बस चांद तक पहुंचना। अगर मैं अपनी सामान्य गति से दौड़ूं तो इसमें 20 मिनट से भी कम समय लगेगा। जेरास ने सोचा, फिर भी वह स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने से खुद को नहीं रोक पाया। ठीक है, मैं जो करने के लिए कहा गया है उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, तो क्यों न इसे आजमाया जाए, जेरास ने कहा और पहला कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, तीसरा और जल्द ही वह खंडहरों के पास पहुंचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उसका शरीर रुक गया और वह बिना एक भी मांसपेशी हिलाए अपनी विलक्षण गति पर खड़ा रहा। मदद करो, मदद करो, मार डालो, उन्हें मार डालो, उन सभी को मार डालो। हा 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 हा। जोरदार हंसी। घोड़ों की पीठ पर सवार लोग दिखाई दे रहे थे, घोड़ों की आवाज़ और महिलाओं और बच्चों की तीखी चीखें। जेरास ने वह दृश्य देखा जिसे सिर्फ एक शब्द में संक्षेप में व्यक्त किया जा सकता है, अराजकता। छप। जेरा के चेहरे पर खून के छींटे पड़े जब उसके बगल में दौड़ रहे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सिर काट दिया गया। उसकी गर्दन से नल की तरह खून बह रहा था। एक महिला की तीखी चीख पूरे स्थान पर गूंज रही थी। उड़ता हुआ सिर एक दयनीय व्यक्ति की हथेलियों में पकड़ा गया, जिसके दाहिने हाथ में एक तलवार थी जिस पर मांस रहित लाल खून टपक रहा था। एक नज़र और जेरास को पता चल गया कि वे डाकू थे। वह आदमी जोर से हंसा, उसके घोड़े दूसरे की ओर दौड़ पड़े, जबकि उसने अपने दूसरे डाकू साथी को सिर फेंक दिया। अरे मोरो, तुम इसे रख लो, इसे खजाने के कमरे में डाल दो, मैं 666वां सिर जारी करने का सम्मान करूंगा, आदमी ने कहा, जबकि वह जिसे सिर दे रहा था जोर से हंसा। ओई, और यह कौन सी सुंदर लड़की है? अरे जोरो, मेरा घोड़ा पकड़ो, मुझे अपनी गेंदें खाली करने दो, एक आंख वाले डाकू ने घोड़े से उतरते हुए कहा, जबकि दूसरे डाकू जोर से हंस रहे थे। वह उस मनहूस दिखने वाली लेकिन सुंदर लड़की की ओर चल पड़ा जो 20 साल की लग रही थी। अरे लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, डाकू ने लड़की की ओर चलते हुए एक मनहूस मुस्कान के साथ कहा। पीछे रहो या मैं तुम्हें मारने के लिए मजबूर हो जाऊंगा, एक युवक की आवाज़ गूंजी जो लड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा चाकू था जो लड़के के कांपते हाथों के कारण बार बार हिल रहा था। ओह, और हीरो आ गया, डाकू ने युवक की ओर भौहें चढ़ाते हुए कहा। और तुम जैसे लोग पिछले कुछ सालों से ऐसी अलौकिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं, कितनी शर्म की बात है, डाकू ने कहा और अपने चेहरे पर एक भी डर के बिना आगे बढ़ता रहा। पीछे रहो, युवक ने पूछा और डाकू जोर से हंसने लगे। अरे सुंदर महिला, क्या तुम उस व्यक्ति को देखती हो जिसके बारे में तुम कहती हो कि वह तुम्हारे लिए किस्मत में है?
वह पीछे की ओर कदम बढ़ाता है और उसके हाथ डर से कांपते हैं, भले ही वह मुझ जैसे हथियारहीन व्यक्ति पर हमला कर रहा हो। क्या ये वास्तव में तुम्हारा किस्मत में लिखा हुआ है? क्या तुम्हें यकीन है कि प्यार ने तुम्हें अंधा नहीं कर दिया? आदमी ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ पूछा। जैसे ही युवक के चेहरे पर एक नस दिखाई दी और वह डाकू के पास भागा, जिसने अपने हाथों को बगल की ओर फैलाया जैसे कि मेरा स्वागत कर रहा हो। पियर्स क्लैंक शटर। तुरंत ज़ेरा की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसने देखा कि चाकू डाकू के पेट को छूते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मांस लोहे का बना हुआ था। और ज़ेरा को और भी ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि डाकुओं के शरीर से एक भी औंस मन नहीं निकल रहा था। युवक डर के मारे पीछे हट गया क्योंकि उसने डाकू को देखा जिसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। और धीरे धीरे युवक पीछे मुड़ा और उसने सुंदर महिला को देखकर मुस्कुराया। अलविदा अराया। नहीं। प्लॉप। युवक का सिर फट गया, दिमाग का पदार्थ हर जगह फैल गया क्योंकि युवक का सिर रहित शरीर महिला के पैरों के सामने गिर गया। खून ने जल्दी से उसके कपड़े को दाग दिया। नहीं, 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 उसने फुसफुसाते हुए कहा और उसका चेहरा बेजान हो गया। और अंत में डाकू उसके सामने आ गया और उसने धीरे धीरे उसे गर्दन से पकड़कर उठाया और उसे ऐसे उठाया जैसे वह पंख से भी हल्की हो। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं, अराया? तुम्हारा पति एक दयनीय कचरा है। क्या तुम जानती हो कि वह क्यों मरा? इसलिए नहीं कि मैं दुष्ट हूं, इसलिए कि जब मैं अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी तब वह बेवकूफ़ी कर रहा था। वह प्यार में अंधा हो गया और उसने अपनी ताकत छोड़ दी। और तुम देखो कि यह उसे कहाँ ले जाता है। डाकू ने दीवार पर लड़की को दबाते हुए कहा जिसकी आंखों में तीव्र घृणा चमक रही थी। मैंने ऐसी आंखें पहले भी देखी हैं। तुम बदला लेना चाहती हो, है न? डाकू ने पूछा और उसके बड़े हाथों ने उसकी ड्रेस पकड़ी और फिर लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी ड्रेस फट गई और वह नंगी हो गई। एक मुंह ने उसके कानों पर जोर से मारा और उसके सिर को दीवार पर कसकर दबा दिया और एक हाथ ने उसे उठा लिया। ज़ेरा के कानों में तीखी चीख और हल्की कराह गूंजी जब उसने डाकू को महिला को उठाकर अपने ऊपर डालते देखा। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरा लिंग तोड़ दो। जोरदार हंसी और तीव्र चीख और कराह पूरे स्थान पर फैल गई। जब ज़ेरास ने उस स्थान के चारों ओर देखा तो उसे दूसरी दुनिया का नज़ारा दिखाई दिया। अराजकता ये दर्द और उदासी के अलावा कुछ नहीं लाती, उसने बुदबुदाया और तुरंत पूरी दुनिया बिखर गई। अध्याय 248 समझ से परे एक शक्ति। अराजकता ये दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं लाती, ज़ेरास ने जोर से कहा, उसके आसपास हो रही अराजकता के कारण सटीक कारण, और उसने आसानी से बिंदुओं को एक साथ जोड़ दिया। उसने तुरंत ये शब्द कहे, ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की पूरी दुनिया कांच की बनी हुई थी क्योंकि सब कुछ टुकड़ों में बिखर गया था और उसके ठीक सामने वही अराजकता चंद्रमा था। पीछे देखते हुए ज़ेरास ने देखा कि वह कुल दूरी का लगभग आधा भाग पहुंच गया था और बिना एक शब्द कहे वह आगे की ओर दौड़ता रहा और दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। और अराजकता चंद्रमा पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रहा था जब फिर से पूरी दुनिया गायब हो गई और उसने खुद को दूसरी जगह पाया। जलता हुआ धुआं हवा में उठ रहा था, युद्ध और लड़ाई की गंध, पूर्ण नरसंहार की गंध। खून की एक नदी जमीन को ढंक रही थी और अंदर अलग अलग लोगों की लाशें नदी के ऊपर तैर रही थीं। यह न केवल ऊंचा था बल्कि ज़ेरास की कमर तक पहुंच रहा था, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से मोटा भी था, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि इस तरह के निर्माण के लिए कितने लोगों की जान गई होगी। धीरे धीरे वह इस नदी के माध्यम से आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ने पर खून की नदी ने उसे और अधिक डुबो दिया, जिससे वह दाईं ओर चला गया और धीरे धीरे कम हो गया। और तुरंत ज़ेरास आगे बढ़ गया। खून की नदी उसकी कमर तक पहुंच गई, फिर उसके घुटनों तक और बाद में उसके टखनों तक पहुंच गई और फिर उसके घुटनों तक पहुंच गई। और अंत में उसने जलती हुई जमीन पर पैर रखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह ज्वालामुखी पर चल रहा हो। जब ज़ेरास ने उस जगह के चारों ओर देखा जहां धुआं और जले हुए शरीर एक छोटे से पहाड़ का निर्माण कर रहे थे। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें। पूरी दुनिया तुरंत सैकड़ों गुना स्पष्ट हो गई और उसके सामने 5 किलोमीटर घटकर सिर्फ 5 मीटर रह गए। और वहां उससे ठीक 5 मीटर की दूरी पर ज़ेरास ने एक आकृति देखी। एक आकृति जो उसने पूरे समय देखी गई अन्य आकृतियों से अलग थी क्योंकि वह जीवित था। और तुरंत वह उस व्यक्ति की ओर आगे बढ़ा। जब वह उससे सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो रुक गया। उसकी पीठ ज़ेरास की ओर थी और वह वास्तव में 2.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने वाला एक विशालकाय व्यक्ति था। उसके बगल में 2 मीटर ऊंची 2 विशाल कुल्हाड़ियां थीं जो एक पूरे पहाड़ को चीरने में सक्षम लग रही थीं। उसके चारों ओर हवा जल रही थी और कांप रही थी जैसे कि उसका शरीर एक ज्वाला हो जिसने पूरी दुनिया को आग लगा दी हो। एक छोटी सी सूंघ से ज़ेरास को पता चल गया कि उस आदमी के मन में हत्या करने की कितनी भयानक मंशा थी। इतनी बड़ी हत्या की मंशा और केवल वही हो सकता है जिसने लगभग पूरी दुनिया को मार डाला हो। उसे यकीन था कि खून की विशाल नदी और जले हुए किनारे का निर्माण करने वाला व्यक्ति यही आदमी था। सिसकियां। उसके कानों में सिसकियों की आवाज आई।
उसके हाथ उसके चेहरे पर थे और आंसू झरने की तरह बह रहे थे। मैंने कर दिया माँ, मैंने उन सभी को मार डाला है। इतने सारे जीवन का भार मुझे डुबा रहा है, अब मैं क्या करूं? जेरस के पीछे चुपचाप खड़े होने पर उस आदमी की सिसकियों की आवाज़ तेज हो गई, लेकिन जल्द ही उसका सिर ऊपर की ओर झटका, क्योंकि उसे एक ऐसी उपस्थिति का एहसास हुआ जिससे उसका दिल धड़कना बंद हो गया। दहाड़! उस आदमी के मुंह से एक अमानवीय दहाड़ निकली, जिसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ऊपर की ओर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं जब उसने ऊपर देखा, जहां 5 सुनहरी रोशनियां धीरे धीरे चमक रही थीं। सुनहरी रोशनी आंखों को बहुत चुभ रही थी, क्योंकि 5 आकृतियां हवा में उभरी थीं। उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी के कारण उनके रूप अलग अलग नहीं थे, लेकिन जो बात बहुत स्पष्ट थी वह ये थी कि वे हाथ पकड़े हुए थे। वह आदमी तुरंत युद्ध की मुद्रा में आ गया। हालांकि सुनहरी आभा देखने में अविश्वसनीय रूप से चुभ रही थी, वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा था और अपने ऊपर के समूह को जानलेवा आंखों से देख रहा था। और धीरे धीरे एक साथ बात कर रहे 5 लोगों की एक कान फाड़ देने वाली आवाज़ गूंजी। तुमने इस दुनिया के सभी जीवों का कत्लेआम कर दिया है और अब यह मौत और विनाश की आभा से भर गया है। ये खतरा अब खत्म हो जाएगा और ये दुनिया और इसकी सभी संतानें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। यह जेरास के लिए एक साहसिक घोषणा थी जो अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। फिर भी अगले ही पल उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और जल्द ही अपने घुटनों पर गिर पड़ा। जैसे ही 5 आकृतियों ने अपनी बात समाप्त की, उन्होंने तुरंत अपने हाथ ऊपर उठाए और एक विशाल रूनिक द्वार हवा में प्रकट हुआ। न्याय सूर्य, शापित दुनिया पर उतरो और इसके दुष्ट अस्तित्व को शुद्ध करो। और तुरंत उन्होंने कहा कि सुनहरा रूनिक द्वार खुल गया और उसमें से एक विशाल ज्वलनशील गेंद निकली, जिसने जेरा के पूरे दृश्य को और शायद उस पूरी दुनिया के दृश्य को ढक लिया जिसमें वह था। ये टेनिस बॉल पर फुटबॉल पटकने जैसा था। जो सूर्य निकला वह फुटबॉल था और टेनिस वह दुनिया थी जिस पर वह खड़ा था। और तुरंत वह धीरे धीरे नीचे की ओर गिर गया। यह असंभव है। ये शक्ति मौजूद नहीं हो सकती, जेरा ने भ्रमित होकर बड़बड़ाया, क्योंकि उसका मन टूटने के कगार पर था। दहाड़! उस आदमी ने तुरंत एक बड़े जानवर की तरह दहाड़ लगाई। जैसे ही उसका पैर जमीन पर धंसा, उसके पैरों के नीचे एक खाई दिखाई दी। फिर वह ऊपर की ओर कूदा। हवा को चीरता हुआ वह तेजी से सुनहरे सूरज के करीब पहुंच गया। सूर्य के सामने उसे चींटी भी नहीं कहा जा सकता था और आधी दूरी तक पहुंचने से पहले ही वह राख में बदल गया और उसकी कुल्हाड़ियां पिघले हुए लोहे में बदल गईं, जो भी राख में बदल गईं। और तुरंत ही विशाल सूर्य दुनिया से टकराया। काबूम! जब सुनहरा सूर्य दुनिया से टकराया तो एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। जेरस को आखिरकार समझ में आया कि पूर्ण विनाश का सही अर्थ क्या है, क्योंकि उसने चौड़ी आंखों से देखा पूरी दुनिया में फैली भयावह लहर दुनिया के हर टुकड़े को तोड़ती हुई और उसे बस वाष्पित करके कुछ भी नहीं बना रही थी। अजीब बात यह है कि सूरज ने उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मानो वह अस्तित्व में ही न हो, जिससे वह आंखें फाड़े देखता रहा कि कैसे पूरी दुनिया टुकड़ों में बिखर गई और उसका बचा हुआ हिस्सा बड़े सुनहरे सूरज में समा गया, जो जल्द ही वापस रूनिक गेट पर लौट आया। और वह अंतरिक्ष के शून्य में खड़ा रह गया। एक पूरी दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो गई है और एक भी अवशेष नहीं बचा है। अध्याय 249 अराजकता का पहला सिद्धांत 1। असंभव! ये वास्तविक नहीं है। यह असंभव है। ऐसी शक्ति मौजूद नहीं हो सकती। यह नकली है। जेरास ने बड़बड़ाया, जैसे कि वह अपना दिमाग खो चुका था, क्योंकि वह उन शब्दों को दोहराता रहा, उन्हें अपनी यादों में ढालने की कोशिश कर रहा था। फिर भी जिस शून्य पर वह खड़ा था उसे कुछ और ही बताया गया। दुर्भावनापूर्ण ग्रह को बचा लिया गया है। भगवान सुसानो को उनकी उदारता के लिए सलाम। और तुरंत 5 आकृतियां गायब हो गईं, जैसे कि वे शुरू से ही वहां थीं ही नहीं। उनकी उपस्थिति का एकमात्र संकेत वह दुनिया है जो अचानक गायब हो गई है। हो परोपकार! जेरास ने अपनी आंखों में भ्रम के साथ पूछा, क्योंकि वह उस जगह को देख रहा था जहां वे गायब हो गए थे। उन्होंने अभी अभी एक पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया और वे इसे परोपकार कहते हैं। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह था वह नाम जिसका उल्लेख किया गया था, भगवान सुसानो। और धीरे धीरे जेरास के चारों ओर की पूरी दुनिया एक बार फिर कांच की तरह ढह गई और इस बार उसने खुद को कैस मून के ठीक सामने पाया, उससे बस एक कदम की दूरी पर। उसने पूरी दूरी तय कर ली थी और आखिरकार डार्क मून के सामने पहुंच गया। ये बहुत बड़ा था और अंधेरे ने गैस की तरह विकिरण किया और उसे लगभग गला घोंट दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए हैं। ये सब या कुछ भी नहीं है, जेरास ने कहा और उसने अपने हाथों को चंद्रमा की ओर बढ़ाया। और तुरंत एक और धक्का मुक्की शुरू हो गई, क्योंकि उसे आयाम से दूसरे आयाम में फेंक दिया गया था। एक घाटी हवा घाटी के माध्यम से धीरे धीरे और शांति से बह रही थी, क्योंकि पेड़ और फूल उसकी लय पर धीरे धीरे नाच रहे थे। चेरी के पेड़ ने अपने फूलों को ढीला कर दिया, क्योंकि उन्होंने नीचे मौजूद हरे फूल को रंग दिया, जो घाटी के प्राकृतिक रंगों में एक सुंदर स्पर्श जोड़ रहा था। जंगल के भीतर एक छोटा सा बांस का घर देखा जा सकता था, जो हरी घास और देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ था। घर के सामने एक बूढ़ा आदमी जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, उसके सामने गो का बोर्ड रखा हुआ था।
उसकी आंखें बंद थीं, उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव था जब अचानक उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसके सामने एक छोटी सी चटाई थी जो खाली थी, फिर भी उस जगह पर अंधेरी रोशनी चमक रही थी क्योंकि सफ़ेद बालों वाला युवक अचानक उसके सामने आ गया। जेरास ने चौंककर और सतर्कता से उस जगह को देखा। उसके सामने एक आदमी दिखाई दे रहा था जिसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था जो बुढ़ापे की निशानी थी। उसकी आंखों में कोई पुतलियां नहीं थीं और वे एक अंधे की तरह पूरी तरह से सफ़ेद थीं, फिर भी उनमें सबसे पुराने रहस्य छिपे हुए लग रहे थे। वह पहले तो तुरंत पीछे हटना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि वह एक साधारण इंसान है तो उसका शरीर थोड़ा शांत हो गया और उसने पीछे मुड़कर उस जगह को देखा। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें। उसकी नज़र उस जगह को ढंकने वाले घने पत्तों और देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरी, लेकिन उसे सिर्फ अंतहीन पेड़ और छोटे छोटे पक्षी और जंगल में रेंगते हुए कृंतक दिखाई दिए। और अंत में जेरास ने अपना ध्यान उस बूढ़े व्यक्ति की ओर लगाया जिसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। एक गहरी सांस लो और अपने दिल को शांत करो, युवा। शांति के साथ बेमिल मत बनो। आवाज़ किसी बुजुर्ग की तरह थी, अजीब तरह से जेरा के दिमाग को शांत कर रही थी क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और उसे आराम देने से पहले एक गहरी सांस ली। और सांस छोड़ने के साथ उसके दिमाग में मौजूद सैकड़ों उलझनें धीरे धीरे दूर हो गईं। फिर भी उसका ध्यान हवा की ओर चला गया क्योंकि उसे इसमें कुछ खास महसूस हुआ। हालांकि उसे इसमें बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, यह उसके लिए मन से भी ज्यादा उत्साहवर्धक था। क्या तुम खेल सकते हो? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जिससे जेरास सफ़ेद और काले रंग के गो टुकड़ों से भरे बोर्ड की ओर देखने लगा। और उसने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, यदि आप गो नहीं खेल सकते तो बस शांत हो जाएं और गो मोहरों के दिल में गहराई से देखें, उस आदमी ने कहा जब जेरास ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर सफ़ेद गो मोहरा बाहर धकेलने से पहले उसका ध्यान गो बोर्ड की ओर लगाया। तुमने डोजो की पहली मंजिल पर 2 परीक्षण देखे हैं, है ना? हाँ, जेरास ने जवाब दिया और उस आदमी की ओर देखने लगा। यह आश्चर्य की बात थी कि उसे अपने अनुभव के बारे में पता भी था। वे 2 परीक्षण आपको अराजकता के पहले सिद्धांत को समझने के लिए थे। आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं? बूढ़े आदमी ने एक काले गोपीस को आगे बढ़ाते हुए कहा। ज्यादा नहीं, पहला सिर्फ दुख का दृश्य था और दूसरा विनाश का दृश्य था। अगर तुम मुझसे पूछो तो दोनों ही बहुत अराजक हैं। जेरास ने जोर से कहा कि वह अपने दिमाग में क्या सोच रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि पहला दृश्य दूसरे दृश्य का कारण हो सकता है? बूढ़े आदमी ने पूछा। जेरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं लेकिन जल्द ही शांत हो गईं। मुझे इस पर बहुत संदेह है। पहला दृश्य सिर्फ छोटे डाकुओं के अपने काम करने का दृश्य था। ये वास्तव में कठोर था, लेकिन दूसरे दृश्य की तुलना में महत्वहीन था जिसमें पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी। जेरस ने उत्तर दिया। जब उसने देखा कि गोपीस को ले जाने वाले व्यक्ति के चेहरे पर अचानक एक बड़ी मुस्कान आ गई, जेरस ने आगे बढ़कर जेरा के माथे को धीरे से छूने के लिए इसका इस्तेमाल किया। देखना ही विश्वास करना है, उस व्यक्ति ने कहा। जेरा की आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और वह कुछ समय के लिए सुन्न होकर खड़ा रहा, इससे पहले कि उसकी आंखों का अंधेरा दूर हो जाए। और तुरंत बूढ़े व्यक्ति ने अपने सिर पर से गोपीस को उतार दिया और उसे वहीं रख दिया जहां से उसने उतारा था। तो अब तुम्हें समझ में आया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं समझ गया, जेरस ने बुदबुदाया। उसकी नज़र थोड़ी खो गई। ओह, तुम क्या समझते हो? आदमी ने उत्सुकता से पूछा। पहला दृश्य जो प्रतीत होता है कि महत्वहीन था, वास्तव में दूसरे दृश्य की ओर ले गया, जिसके कारण पूरी दुनिया का सफाया हो गया। सच में? मुझे समझाओ, बूढ़े आदमी ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, जो ये दर्शाता था कि जेरा की समझ में जो कुछ हुआ था उसे सुनने में उसकी सच्ची दिलचस्पी थी। ये सब डाकुओं और गरीब लोगों से शुरू हुआ। अध्याय 250, अराजकता का पहला सिद्धांत 2। ये सब डाकुओं और लोगों से शुरू हुआ। जेरास ने स्थिति की व्याख्या शुरू की। उस दुनिया को म्योरो कहा जाता है और म्योरो में 2 समूह हैं, साधारण मनुष्य और बर्बर। बर्बर लोग शारीरिक रूप से मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं और उन्हें पृथ्वी पर साधक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, भले ही उनके पास कोई मन न हो। डाकुओं का समूह एक बर्बर डाकू समूह था जो साधारण मनुष्यों पर हमला करता था। ये सिर्फ एक छोटा सा महत्वहीन डाकू काम था, और जिस डाकू ने युवक का वध किया था उसका उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती संबंध था। जब मानव रक्षक आए तो उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह महिला को नहीं मार पाया। और वह महिला गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में बर्बर का बच्चा था। जब बच्चा पैदा हुआ तो वह मिश्रित रक्त वाला था, आधा मानव और आधा बर्बर। बचपन से ही उसकी मां की बर्बर लोगों के प्रति नफरत उसके अंदर पैदा हो गई थी और बड़े होते होते यह नफरत बढ़ती ही गई और बड़े पैमाने पर आग की लपटों में बदल गई। लड़के ने कड़ी मेहनत की, हर दिन प्रशिक्षण लिया और मरने से ठीक पहले तक बस मां की इच्छा को पूरा करने के लिए जो सभी बर्बर लोगों को मिटाना था। और जब वह काफी मजबूत हो गया तो मानव रक्षकों के शिखर पर पहुंच गया। उसने मानव रक्षकों और बर्बर लोगों के बीच युद्ध का आदेश दिया। युद्ध का अंत बहुत सरल था, खून की नदी और लाशों का ढेर जो एक पहाड़ का रूप ले चुका था।
उस आदमी ने सभी बर्बर लोगों का वध करने का नेतृत्व किया, लेकिन वे शक्तिशाली भी थे और सभी नश्वर लोगों को इतने सरल तरीके से मारने में कामयाब रहे कि ग्रह पर हर कोई मारा गया। वह आदमी वही था जिससे ज़ेरास दूसरे परीक्षण में रोता हुआ मिला था। उसके बड़े पैमाने पर नरसंहार के कारण एक और समूह का आगमन हुआ, जिसके बारे में ज़ेरास को पता नहीं था, लेकिन वे पृथ्वी के किसी प्रकार के या की तरह थे जो दुनिया भर में शांति सुनिश्चित करते थे, और उन्होंने मनुष्य को नष्ट कर दिया और ग्रह को पूरी तरह से अस्तित्वहीन कर दिया। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि उसने दुनिया की सबसे प्यारी कहानी सुनी हो। अपने मन को अपने चारों ओर घुमाओ, आदमी ने अचानक आदेश दिया। जैसे ही ज़ेरास ने एक भान उठाए, लेकिन उसकी चमकदार मुस्कान देखकर उसे पता था कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा वह एक साधारण नश्वर था। ज़ेरास एक थप्पड़ से उसकी गर्दन कुचल सकता था। धीरे धीरे उसने अपनी सांस को शांत किया और अपने शरीर के माध्यम से अपने मन को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर हवा सरसराहट करने लगी। तुमने रास्ते में दर्द, पीड़ा और विनाश देखा है ना? बूढ़े आदमी ने पूछा, जबकि ज़ेरास ने धीरे से सिर हिलाया। अब अपनी आंखें बंद करो और अपनी हथेली को फैलाओ। अपने मन को घुमाना बंद मत करो। गहरी सांस लेते हुए ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अच्छा, अब उस सारे दर्द और विनाश को अपने मन में समाहित कर लो और अपने दिमाग में इसे जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा कर लो। कल्पना करो कि तुम वह आदमी होते। तुम कितने बुरे होते, कितने पागल। बूढ़े आदमी के सुखदायक शब्द ज़ेरास के कानों में गूंजे जब उसने खुद को उस आदमी की तरह कल्पना करने की कोशिश की, लेकिन ज़ेरास के आसपास की हवा में स्पष्ट रूप से बदलाव आया, जैसे कि एक लौ जल रही हो, जिससे आदमी की आंखों में स्वीकृति की झलक दिखाई दे रही हो। लेकिन जल्द ही यह हवा सामान्य हो गई। हालांकि ज़ेरास अभी भी अपने मन को घुमा रहा था। और धीरे धीरे ज़ेरास ने अपनी आंखें खोलीं। मैं नहीं कर सकता। क्या? आदमी ने पूछा। उसका चेहरा सदमे में विकृत हो गया। मैं उसके दर्द और पीड़ा के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता, खान ने एक स्पष्ट भाव के साथ कहा। यह कैसे संभव है? क्या आपको लगता है कि वह पर्याप्त दर्द में नहीं है, या पूरे ग्रह का विनाश पर्याप्त नहीं है? बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर संदेह के साथ पूछा। पूरे ग्रह का विनाश, मैं उससे सहमत हो सकता हूं, लेकिन दर्द और पीड़ा से नहीं। और ऐसा क्यों है? बूढ़े व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। सरल, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है। ओह, उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ। ओह, उसे बहुत पीड़ा हुई और लोग उसे कमीने कहकर उसका मजाक उड़ाते रहे। ओह, उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत पीड़ा सही। ओह, उसने एक अनुचित मौत मरते हुए बहुत पीड़ा सही। हाँ, मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह क्यों नहीं हो सकती? सरल, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। हजारों लोग मर सकते हैं, सैकड़ों निर्दोष महिलाओं का बलात्कार हो सकता है। मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है। अगर मुझे इसकी बहुत परवाह है तो मैं एक दिन दिल के दर्द से मर जाऊंगा। ऐसी बेवकूफ़ी भरी मौत, ज़ेरास ने जोर से कहा, यहाँ तक कि ठंडी सांस लेते हुए भी। लेकिन दर्द और पीड़ा, मैंने इससे पहले भी देखा है। ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद करते हुए बड़बड़ाया और तुरंत उसके सिर के बीच से एक विशाल नस बाहर निकल आई। क्रैकल क्रैकल, ज़ेरास के ऊपर की हवा में चटकने की आवाज़ आने लगी और हवा पागलों की तरह कांपने लगी, मानो लगभग तली हुई या कुरकुरी हो। ज़ेरास से एक अविश्वसनीय रूप से मोटी भयावह आभा निकली, जिसने बूढ़े आदमी को चौंका दिया। वह इतनी नफरत कैसे जुटा सकता है? मारने और नष्ट करने का इतना बड़ा इरादा। ज़ेरास ने सोचा कि जब उसके कबीले के सदस्य ने उसे सेलेस्ट्रिया परिवार के कुलपति को अत्यंत विश्वास में दे दिया था। उसने सोचा कि जब सेलेस्ट्रिया परिवार ने उसे मां कहलाने वाले एकमात्र व्यक्ति को मार डाला था। उसने सोचा कि कैसे उसे प्रयोगशाला चूहे के रूप में बेचा गया था। उसने सोचा कि कैसे उसकी परीक्षा ली गई, उसकी कोशिकाओं के इंच इंच नष्ट होने के भयानक दर्द को सहते हुए। मैं सेलेस्ट्रिया परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा, ये शब्द उसके मुंह से बाहर निकल आए और बूढ़े आदमी के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया, जो एक चमकदार मुस्कान में बदल गया। तुमने नफरत को अपने मन में प्रवाहित कर दिया है, अब विनाश को भी प्रवाहित करो। 1 मिनट बाद ज़ेरा के भीतर बहता हुआ सुनहरा मन बदल गया, क्योंकि यह अथाह अंधकार का रंग लेने लगा। अच्छा, तुमने विनाश को प्रवाहित कर दिया है। अब अपना हाथ उठाओ और मन को अपनी हथेली में प्रवाहित करो। इसे अपनी हथेली पर प्रकट होने दो। ज़ेरा के चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसे अपनी हथेली में सारा मन इकट्ठा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन लगा, लेकिन उस विनाश और दर्द की कल्पना करते हुए जिससे वह गुजरा था, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसके चेहरे पर और बूढ़े आदमी की आंखों के ठीक सामने भयानक नसें दिखाई देने लगीं। ज़ेरा की दाहिनी हथेली के बीच में कुछ खिल गया, लाल और गहरे अंधेरे का एक गैसीय गोला।